क्या पढ़ रहे थे? वैद्युत क्षेत्र ना। देखिए, मान लो कि एक वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। एक आपका वायर है जिसपे लेमडा कूलाम पर मीटर का चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व, यानी इसकी लंबाई मान लो कितनी है, L। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, यानी चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। पढ़े हो ना आवेश का वितरण, जिसमें आप पहला पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, तो ये लेमडा है कूलाम पर मीटर। इसके किसी भी बिंदु से, मान लो यहाँ से वो बिंदु से डी डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे आप निकालोगे? इस पे समान रूप से आवेश वितरित है। यहां से मान लो ये जो θ1 है और इधर से मान लो ये कितना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मीड में से है। मीड में रहता तो आपका थीटा इक्वल होता। ये मान लो कितना है, θ2। ये लेंथ फिक्स है, इसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करोगे भाई? यहाँ आवेश तो एक बिंदु है नहीं, आवेश वितरित है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई जब आवेश वितरित होता है तो उसको हम एक छोटे से पार्ट में तोड़ते हैं। तो क्या करोगे, यहां से लेमडा कूलाम पर मीटर ले लो। यहां से कलर चाक सही नहीं है ना, इसका कल क्वालिटी वाला लाया नहीं, फर्जी दे दी। ये सही है, देखो यहां से कोई मतलब नहीं। चलो यहां से क्या करोगे, y डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा पार्ट क्या लोगे, क्या लेंगे, dy। कितना लोगे, dy। y डिस्टेंस पे जाकर dy। ठीक है, और इस पे चार्ज भी कितना होगा, dq। कितना होगा, dq। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dq की बताओ, कितना हो गया, लेमडा इंटू dy होगा ना। क्यों? क्योंकि लेमडा इक्वल टू dq अपन dy होगा, इसलिए dq इक्वल टू लेमडा इंटू dy। एक यहां से जाकर तोड़ेंगे, अब फिर यहां से क्या करोगे, थीटा पर जाकर, किस पे, थीटा पे जाकर डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा होगा ना। क्योंकि दोनों चीजें हैं, एक तो लेंथ के रूप में भी है, फिर थीटा के रूप में है। दो पार्ट में इसको हम तोड़ेंगे। पहले देखो y डिस्टेंस पे जाके dy लिए, और यहाँ पे थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा। ठीक है, इसको आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो। ये आपका यहां से कितने डिस्टेंस पे है, y पर, और यहां से एक अब डिस्टेंस ले लिए कितने पर, ये थीटा एंगल पे। कितने पे, थीटा एंगल पे। कितने पे, थीटा एंगल पर। ठीक है, ये जो आप लिए हो थीटा पे जाके डी थीटा, और यहाँ पे चार्ज कितनी है, डी क्यू। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इस डी क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगी तो इसकी दिशा किधर जाएगी, प्लस चार्ज है तो किधर जाएगी बताओ, बाहर की तरफ निकलेगा ना। किधर निकलेगी, बाहर की तरफ। इसकी वैल्यू क्या लोगे, डीई होगा ना, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है डीई, डी क्यू की वजह से क्या होगा, डीई। और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, के डी क्यू अपान आर। अब यह डिस्टेंस क्या मान लो, यह डिस्टेंस है आपका कितनी, डी, कितनी है, डी, और ये डिस्टेंस ले लो कितनी, आर। इस आर की वैल्यू क्या होगी, ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट सेक, सेक थीटा ले लो। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डी सेक थीटा। कैसे होगा बोलो, कैसे होगा, आर अपॉन डी, आर अपॉन डी, आर अपॉन डी इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाँ हाइपोटेनियस अपॉन यानी आधार बटे, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे होता है ना, सही है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, ये निकालना है आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो आर अपॉन डी इक्वल टू डी सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा होगा तो आर इक्वल टू क्या होगा, डी सेक। तो आर की जगह क्या लिख दें, डी सेक थीटा। क्या लिखोगे, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखोगे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है,
समझ रहे हो ना? तो ए आपकी वैल्यू क्या निकली? डीई। अच्छा, ये डीई की वैल्यू निकली। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जब यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा तो ये भी क्या होगा? होगा ना, थीटा ए भी होगा। तो यह इसके लिए इस राड का ये परपेंडिकुलर हुआ, ये राड के लंबवत है, ये राड के लंबवत हुआ। तो अगर ई लंबवत यहाँ पे लिखो तो इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डी कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं? अरे भाई, राड के लंबवत यही है और यह इसके साथ थीटा, ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ इसके लिए, लेकिन राड के लिए ये लंबवत हुआ कि नहीं? छड़ के लिए लंबवत हुआ। और इसके पैरेलल जब इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? डी यानी ई पैरेलल इक्वल टू क्या होगा बताओ? डी ई साइन थीटा होगा कि नहीं? बोलो, पैरेलल कितना हो गया? डी ई साइन थीटा। ये समझ पा रहे हो? ये लाइन समझ में आएगी नहीं? दोनों, ये डी ई cos थीटा और ये डी ई साइन थीटा हुआ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या करोगे? ई पैरेलल हुआ और ई परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका मतलब जब टोटल, ये तो छोटे छोटे पार्ट के लिए लिए थे ना, ये छोटे छोटे पार्ट के लिए, तो जब टोटल आप निकालोगे ई परपेंडिकुलर इक्वल टू, तो क्या करोगे? उसी का इंटीग्रेशन करोगे। किसका? डी की वैल्यू रखो, कितना है? के डी क्यू। डी क्यू का मतलब लेमडा इंटू डी वाई अपान डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू परपेंडिकुलर है कितना? cos थीटा। कितना हो गया? cos थीटा। लिखोगे ना? ऐसे ही ई आपका पैरेलल भी क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन के लेमडा डी वाई अपान डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ बताओ लिमिट कहां से कहां तक? थीटा 2 से थीटा 1। ये कितना है? थीटा 1 है ना पूरा। ये जो नीली है कितना है? थीटा 1 है। तो ये नीचे की तरफ है तो इसलिए क्या लिखोगे? माइनस थीटा 2 से थीटा 1। और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस थीटा 2 से थीटा। बोल, इसमें कोई डाउट हो किसी को पूछ लो बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है? डी वाई और यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन तभी होता है कि जब y है तो y, डी वाई तो y के फॉर्म में हो, या थीटा है तो डी थीटा के फॉर्म हो। तो इसको हम या तो थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कराएं या तो डी वाई के रूप में कन्वर्ट कराएं। तो हमें थीटा के रूप में कन्वर्ट करना आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हैं इसको, देखो y है और ए डी है, y है और ए डी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ? y इक्वल टू डी टेन थीटा। नहीं लिखा जा सकता है? y अपान डी इक्वल टू टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए y इक्वल टू डी टेन थीटा लिखा जा सकता है ना? इतना तो समझ ही सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब इसी का क्या करो? डिफरेंशिएशन कर दो। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यही वैल्यू इन दोनों में पुट कर दो, इसमें पुट करो तो क्या मिलेगा बताओ? ई परपेंडिकुलर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और यहां पे क्या हो गया? के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक मिनट, थोड़ा सा और इधर लिखना चाहिए, उसी में हो जाएगा, सट जा रहा थोड़ा सीधा उधर भी लिख देता है ना हम, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। चलो, अब ये डी वाई की वैल्यू इसी में आप पुट करो। तो यहाँ पे लिखो आप क्या? यहाँ पे लिखता हूं, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लेमडा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपान डी स्क्वायर, डी छोड़ दिया हूं क्या इसमें? डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बताओ, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, तो यहां बचा क्या? ई परपेंडिकुलर इक्वल टू बताओ के लेमडा अपान डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। बोलो, ये लाइन समझ में आया? के लेमडा अपान डी ये कॉमन हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। के लेमडा अपान क्या हो गया? ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या लिखोगे? के लेमडा अपान डी, और यहाँ क्या बच गया? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसी तरीके से ई पैरेलल का भी यही लिखना है, के लेमडा अपान डी, और यहाँ क्या बच गया? माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और यहाँ क्या हो गया? साइन थीटा इंटू डी थीटा। बोलो, ये दोनों हुए? इन्हीं दोनों का हमको इंटीग्रेशन कर देना है।
क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप ई पैरेलल, ये परपेंडिकुलर का यहाँ पे करो आप। ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया बताओ, के लेमडा अपान डी और कास थीटा का कास थीटा का साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखोगे माइनस प्लस थीटा वन, मतलब प्लस है तो कास थीटा वन हो गया, माइनस अब का साइन माइनस थीटा का माइनस थीटा होता है तो इसलिए प्लस, प्लस क्या हो गया प्लस साइन थीटा टू। ये आपकी वैल्यू निकल गई किसका, परपेंडिकुलर का, नहीं समझे। कास थीटा का क्या होता है, कास थीटा का क्या होता है साइन थीटा होता है, कास थीटा का साइन थीटा। तो जब साइन थीटा रखोगे तो पर अपर लिमिट रखोगे ना साइन थीटा वन, फिर माइनस साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। माइनस ऑलरेडी प्लस है तो प्लस करोगे नहीं, दोनों हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। बोलो अभी भी संदेह है, क्लियर। अच्छा अभी पैरेलल का बताओ, यहाँ पे ई पैरेलल दोनों का यूज है क्योंकि क्वेश्चन में दोनों पूछा है, या तो पैरेलल पूछा है या परपेंडिकुलर, तो दोनों याद रखना। पैरेलल का क्या होगा बताओ, के लेमडा अपान डी और यहाँ क्या बचा साइन थीटा का माइनस कास थीटा, चलो इसको लिख देता हूं माइनस कास थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन, या इसको क्या लिख दोगे बताओ, ई परपेंडिकुलर अपान के लेमडा अपान डी, यहाँ पे वैल्यू रखोगे इसको पहले पर लिखोगे माइनस कास थीटा वन माइनस माइनस प्लस कास थीटा टू, कैसे हुआ प्लस, समझ में आया, ठीक है। इसलिए इसको क्या लिख सकते हो, ई पैरेलल इक्वल टू के लेमडा अपान डी और यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये होता है किसका पैरेलल, रॉड का पैरेलल, छड़ के पैरेलल ये होगा के लेमडा अपान डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लेमडा डी अपान साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। याद होना चाहिए, इसी आधार पे अभी सारे क्वेश्चन इसका लगाओगे। दोनों ये परपेंडिकुलर है, ये आपका पैरेलल है, ये समांतर है, रॉड के समानांतर है और ये रॉड के लंबवत है, छड़ के लंबवत है। फिर एक बार देखो क्वेश्चन क्या है, एक आपका छड़ है, एक समान रूप से आवेशित है जिस पे चार आवेश घनत्व तो कितना है लेमडा कूलाम पर मीटर, एक ही आवेश घनत्व है। अब यहां से y डिस्टेंस पे जाके क्या लोगे dy, ठीक है, और यहां से डी थीटा पे जाके लोगे, दोनों का इधर से y पे जाके dy और यहां से थीटा पे जाके डी थीटा। तो अब यहाँ पे जो dy है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटा स्मॉल चार्ज हो जाएगा dq, उसकी वैल्यू लेमडा इंटू dy। इसी की वजह से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको हम यहाँ ये लिख सकते हैं थीटा पे है, जब dq की वजह से लिखोगे क्या होगा डी के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। तो आर की वैल्यू हम कहां से निकाले, देखो इसी से निकाल दिया हूं, आर इक्वल टू डी सेक थीटा। तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह रखोगे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका चूंकि थीटा एंगल पर बन रहा है इसलिए इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो घटक होंगे, एक आपका एक्स एक्सिस में होगा और एक, तो एक्स एक्सिस वाला क्या कहलाता है उसका लंबवत, छड़ के लंबवत। देखो छड़ है ये लंबवत हुआ कि नहीं हुआ, ये छड़ के लंबवत हो गया डी से कास थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है तो इसके साथ कास ही बनेगा, और इसके जो छड़ के पैरेलल होगा वो क्या होगा डी साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब टोटल निकालोगे तो ई परपेंडिकुलर क्या लिखोगे के लेमडा डी वाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा, ये लिख दिए, और पैरेलल आपका ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो यहाँ थीटा है और यहाँ पे डी वाई है, इसको हम थीटा के रूप में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे y इक्वल टू मान लोगे टेन थीटा, इसी के नीचे लिखोगे y इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू डी टेन थीटा कैसे हुआ बताओगी, y इक्वल टू डी टेन थीटा कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ इससे, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा इक्वल टू, तो लंब क्या है y और अपान d इक्वल टू टेन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू डी टेन थीटा हो जाएगा। तब इसी का हम डिफरेंशिएशन किए हैं, अवकलन किए हैं, क्या किए हम अवकलन किए, तो इसका अवकलन करोगे क्या होगा टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा डी कांस्टेंट है तो डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, किसकी वैल्यू हो गई डी वाई की। अब यही डी वाई की वैल्यू यहाँ पे देखो पुट कर देंगे, कहाँ पुट करोगे, कहाँ रखा गया यहाँ पे रखा गया, ध्यान रखना यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पे डी सेक स्क्वायर थीटा डी से एक डी कट गया सेक स्क्वायर
थीटा कट गया, डी थीटा कॉस थीटा बचा, क्या बच गया के लेमडा अपन डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसी तरीके से अब इसी को हमें लिख दिया के लेमडा अपन डी बाहर ले लिया, इसी तरीके से इसको भी लिख दोगे के लेमडा अपन डी हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब इसी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो परपेंडिकुलर वाले का इंटीग्रेशन यहाँ करके डायरेक्ट लिख दिया हूं। अगर ना समझ में आए तो एक स्टेप आप लिख सकते हो, ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे ई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ के लेमडा अपान डी, और यहाँ क्या लिख दोगे साइन थीटा, क्या लिख दोगे साइन थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। तो इसका अपर लिमिट रखोगे तो साइन थीटा 1 हो गया, माइनस माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर निकल गया। और फिर इसका पैरेलल का इंटीग्रेशन करोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ आया। अभी इसका देखो दोनों को कंबाइन करके कैसे क्वेश्चन जीमेंस नीट वगैरह में पूछा हुआ है, ठीक है, तो उसको एक बार आप लिखो बताएं। अभी हम तुमको लाके दिखा भी रहे हैं, तो इस पे वर्क बहुत किया गया, ऐसा नहीं। लंबाई के, इसके बाद आप देख लो उसी को कैसे लिखोगे अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के तार का वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो अभी आप पढ़े हो ना यल था, ये क्या था यल था, इसको हम क्या कर दें इनफाइनाइट, और यहां से डिस्टेंस कितना है डी, इस पे पी पर ई हमें निकालना था, किसके लिए हो गया अनंत लंबाई का तार है जिसपे आवेश समान रूप से वितरित है, अनंत लंबाई का। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो इसका अगर परपेंडिकुलर अगर निकालते हो परपेंडिकुलर तो क्या लिखे हो बताओ के लेमडा अपान डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ परपेंडिकुलर मतलब ये आपका हो गया, तो ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट पे थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, थीटा 1 की वैल्यू इनफाइनाइट पे ध्यान देना क्या होगा 90 डिग्री इनफाइनाइट, परपेंडिकुलर होगा क्या होगा थीटा 1 इक्वल टू और थीटा 2 इक्वल टू भी 90, क्योंकि ये भी है, तो यह जब दोनों वैल्यू इसमें रखोगे तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ के लेमडा अपान डी साइन 90 की वैल्यू भी 1, साइन 90 अंश का मान भी और साइन 90 अंश का भी मान 1 1 1 2, तो क्या निकल गया 2 के लेमडा अपान डी, यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर इसका पैरेलल निकालोगे तो क्या हो जाएगा के लेमडा अपान डी, यहां पे क्या लिखोगे cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसलिए जब अनंत लंबाई के चालक तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा 2 के लेमडा अपान डी, क्योंकि उसका पैरेलल तो 0 हो जाएगा, अब दोनों गेट करोगे तो ही आएगा ना। तो ये याद रखो किसके लिए है अनंत लंबाई। अब यहाँ पर अगर के की वैल्यू रख दो, क्या रख दो के की वैल्यू, तो इस फार्मूले के रूप में आपके बुक में दिया है क्या क्या रखोगे 2 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान डी, डी की जगह आर भी दिया होगा, तो ई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या बच गया बताओ क्यू यानी लेमडा होगा, सॉरी लेमडा है ना, लेमडा अपान क्या हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, ई इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आप गॉस थ्योरम पढ़ रहे होगे इस समय, तो गॉस थ्योरम से प्रूव किया होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये इंटीग्रेशन मेथड से आ गया, देखो पढ़े थे क्या आ गया क्या, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, नहीं समझे अनंत लंबाई के कारण थीटा 1 है, यहाँ पे है ना क्यू लेमडा, देखो तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखोगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 है 2 से कैंसिल हो गया 2 बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी लेमडा, ये है तो लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी।
ठीक है, इरेज कर देना इसको। अब देखिए, अब अगर मान लो कि एक इनफाइनाइट वायर है, क्या है, इनफाइनाइट वायर है, यहां से डी दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। बताओ तो इसका थीटा वन बताओ कितना होगी। एक चीज ध्यान देना, जो थीटा वन लिए हो वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे थीटा वन थीटा टू लिए हो, राड के ये लंबवत जाके ही लिए हो ना, तो यहाँ पे बताओ इनफाइनाइट है तो थीटा वन इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 90। इधर तो है नहीं, इधर थीटा टू वही है, तो थीटा टू इक्वल टू 0, थीटा टू इक्वल टू 0। तो इसका एक चीज बताओ, इसका परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, इसका ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लेमडा अपान डी साइन 90 प्लस साइन 0, यानी क्या हो गया, के लेमडा अपान डी। इरेज कर दें इसको, समझ गए, चलो, यानी के लेमडा अपान डी हो गया। अच्छा, इसका पैरेलल बताओ, इसका पैरेलल बताओ, ये तो इधर हो गया, पैरेलल बताओ इसका, मान लो पी पॉइंट है, ये ई पैरेलल क्या हो जाएगा बताओ, कैसे होगा, के लेमडा अपान डी होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कास थीटा टू 0 है, तो कास थीटा टू यानी कास 0 की वैल्यू 1, अब माइनस कास थीटा 1 90, तो हो गया 0, तो केवल यही बचेगा के लेमडा अपान डी। कैसे माइनस हो गया, कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 है ना, किसका थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, तो ये आपका ए वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये इसका पैरेलल होगा के लेमडा अपान डी और परपेंडिकुलर भी होगा के लेमडा अपान डी। बाकी अगर रिजल्टेंट पूछता है तो यहां से इसका रिजल्टेंट निकाल दोगे तो अंडर रूट 2 के लेमडा अपान डी आएगा, लेकिन केवल आप यही लिख लो, लिख लो इसको एग्जांपल। नहीं जी लिख दिया, चलो सही है कि नहीं, नहीं तो इससे धर्मशाला चलता रहेगा। देखिए आप नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन देखो, एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये भी आपका इनफाइनाइट वायर है और ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट वायर। यहां से ए डिस्टेंस पर, कितने पे, ए डिस्टेंस पर, और यहां से भी कितने, ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ नहीं समझ पाए, ए राड इनफाइनाइट, ए भी राड इनफाइनाइट, यहां से ए दूरी पर, यहां से भी इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जब हम इसको बता देंगे तो फिर लिखना शुरू करना। इसके लिए, इस राड के लिए देखो, किस राड के लिए, इस राड के लिए थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 अंश। इस राड के लिए थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, इस राड के लिए थीटा 1 90 अंश, और दूसरा यहां से मिल रहा ना यहाँ पे, तो कितना होगा 45 अंश होगा ना, थीटा 2 कितना हो गया 45 अंश। समझ पाए, तो जब 45 अंश है तो इस राड का ये परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये, बोलो ई परपेंडिकुलर जब लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, के लेमडा अपान डी साइन 90 अंश यानी 1 प्लस साइन 45 अंश यानी 1/√2। बोलो इसमें कोई दिक्कत, बहुत आसान है यार, केवल कॉन्सेप्ट समझो, आसान इस क्वेश्चन करते जाओगे। इसका पैरेलल क्या होगा, नीचे होगा, पैरेलल यही होगा, तो इसका पैरेलल कितना लिखोगे बताओ, ई पैरेलल इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, थीटा 1 इसी का 90 अंश ही होगा, थीटा 2 45 अंश, तो पहले क्या लिखोगे, के लेमडा अपान डी कास 45 अंश 1/√2, बाकी क्या हो गया 0। बोलो समझ में आया, किस राड के लिए निकला, दोनों दोनों किस राड के लिए निकाले, इस राड के लिए निकाले हो। अब इस राड के लिए आओ, इस राड के लिए जब ये जाओगे तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं,
क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, बोलो, होगा ना। तो ऐसा करते हैं, चलो ए, इसके लिए ए आपका क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हुआ, क्या हुआ, ई परपेंडिकुलर हुआ, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी बताओ, यही होगा कि नहीं, के लेमडा अपान डी, क्योंकि इसके लिए भी 90 होगा और ये आपका 45 होगा। क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 अपान रूट, इसके लिए पैरेलल किधर होगा, ये होगा ना भाई, इसका पैरेलल यही होगा, तो ई पैरेलल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, के लेमडा अपान डी 1 अपान रूट 2। बोलो ये सब समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे एक चीज देखने वाली चीज है कि यह इसके लिए परपेंडिकुलर है और यह इसके लिए पैरेलल है, समांतर है, यह इसके लिए परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और यह इसके लिए समांतर है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो एक आएगा, इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो क्या लिखोगे, ए मान लो लिखोगे परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर जब रिजल्टेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या करोगे, ई परपेंडिकुलर जब निकालोगे तो E1 में से इसको माइनस करो, E1 में से इसको माइनस करोगे कि नहीं, अरे भाई दोनों ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, इसका नेट निकालोगे ना, ई परपेंडिकुलर नेट निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ, के लेमडा अपान डी पूरा कॉमन हो जाएगा दोनों में, क्योंकि इसमें भी है, तो यहाँ क्या बचा बताओ, 1 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2, ए हो गया कैंसिल, क्या बचा, के लेमडा अपान डी केवल बचा। अच्छा ऐसे ही पैरेलल आओ आप, ई पैरेलल क्या बचा, ई पैरेलल, ई पैरेलल जब निकालोगे तो ई पैरेलल ए वाला हुआ है, तो ए आपका परपेंडिकुलर है और यह इसके लिए पैरेलल है, तो इसका भी मान यही आएगा कि नहीं, देखो, अरे भाई इसमें के लेमडा कॉमन ले लोगे, 1 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 करोगे तो इसके लिए भी वैल्यू यही आएगा कि नहीं, नहीं आया, बोलो समझ नहीं आया तो फिर दोबारा मैं बता दो इसको, के लेमडा अपान डी होगा कि नहीं, अरे भाई इसमें से इसको माइनस करो ना, हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट, ई नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, ई नेट, ई नेट इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2 के लेमडा अपान डी, बोलो कैसे हुआ, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो बचा क्या, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 स्क्वायर, E1 की वैल्यू भी के लेमडा अपान डी और E2 की वैल्यू भी के लेमडा अपान डी है, तो 2 हो गया, बाकी स्क्वायर करके बाहर कर दोगे तो के लेमडा अपान डी बाहर हो जाएगा, बच गया क्या, रूट 2, यही आपका, चलो ठीक हो जाएगा, लिखो इसको, क्या फार्मूला बताओ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, चलो अभी बाद में लिखना, पहले अब इसको समझ लो तब। ये आपका इनफाइनाइट वायर है, अनंत लंबाई का तार है, इस पे चार्ज कितना है, लेमडा कूलम्ब पर मीटर, यहां से डी दूरी पर, कितने पे, डी दूरी पर एक चार्ज है क्यू, मास है कितना, एम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इसके वजह से इस पे कौन सा बल लगेगा, रिपल्सन होगा ना, चूंकि दोनों सेम है, और इस पे बल किसके वजह से लगेगा, इसके वजह से जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस अनंत लंबाई के तार के कारण जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके वजह से इस पे एक बल लगेगा और ये प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन चूंकि इसका मास भी है, मास की वजह से इसका वेट भार लगेगा नीचे की तरफ, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबल, संतुलित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित होने के लिए क्या चाहिए, इस पर लगा हुआ इलेक्ट्रिक बल Fe इक्वल टू mg, तो Fe क्या होगा बताओ, इसके वजह से यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितना होगा, 2k लेमडा अपान डी इंटू क्यू, क्यों, क्योंकि आप पढ़े हो E इक्वल टू एफ अपान क्यू, तो F इक्वल टू वही क्यू ना, क्या हो गया, Q इंटू ई होगा ना। तो अब इसके वजह से यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, E और ये हो गया Q इक्वल टू mg, बोलो समझ में आया, ये यहाँ पे स्टेब्लिश है कब, जब ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो,
कि अब इसको यहां से हम x डिस्टेंस पे कितना x दूरी पर इसको ला कर छोड़ देते हैं, यानी रिलीज करते हैं। क्या कर दिए? रिलीज। रिलीज यानी इसको x डिस्टेंस तक ले जाया गया। तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल में, यानी जो बल लगेगा वो बल का मान धीरे धीरे कम होगा, लेकिन भार का मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। मान लो x तक लाए, इसको छोड़ोगे तो फिर क्या होगा? ये ऑसिलेशन शुरू हो गया, दोलन शुरू हो गया। तो इस बिंदु पर जब आओगे तो उसमें वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2k लैम्डा क्यू अपान डी प्लस एक्स। बोलो, हो जाएगा ना? डी प्लस एक्स दूरी हो जाएगा, पहले ये डी था तो यहाँ पे डी प्लस एक्स हो गया, ठीक है? सॉरी, क्यू है ना, 2k लैम्डा क्यू अपान डी प्लस एक्स। नेट बल इस पे निकालना, कितना नेट बल होगा? तो उसमें क्या करोगे? 2k क्यू डी प्लस एक्स माइनस एम जी इक्वल टू, ये क्या निकला? नेट बल। क्या निकला? नेट बल। यानी यहाँ पे जब रखे तो नेट बल क्या होगा? अरे इसके वजह से घर्षण बल, अब माइनस उसका वेट करोगे तो नेट बल निकल जाएगा, उस पर नेट बल कितना लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एफ नेट इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2k लेमडा, क्यों यार, क्यू अपान, इसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी से डिवाइड कर दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स अपान डी हो जाएगा, माइनस एम जी। अच्छा ये बताओ, ये किसकी वैल्यू है ना? तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, एफ नेट इक्वल टू एम जी अपान 1 प्लस एक्स अपान डी माइनस एम जी। अब एफ नेट इक्वल टू क्या करोगे? एम जी कॉमन ले लो, एम जी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया? ए, इसको ऊपर ले जाओ, नहीं इसको ऊपर ले जाओगे तो लिखोगे इसको 1 प्लस एक्स अपान डी माइनस 1। पूरे को ले जाओगे एक साथ ना, ये कैसे इसको ले जाओगे? ले जाओगे, जब भी ले जाओगे पूरे को ले जाओगे, माइनस 1। बोलो होगा कि नहीं? माइनस 1 हो गया। या एफ नेट इक्वल टू एम जी, इसको क्या लिखोगे बताओ? बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय हो गया, द्विपद प्रमेय। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? फार्मूला भी लिखा है, देखो पहले दिए, 1 माइनस एन एक्स होता है, तो एन का वैल्यू 1 है, माइनस 1 है, तो 1 इंटू एक्स अपान डी हो जाएगा ना, और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो एफ नेट की वैल्यू क्या मिला बताओ? माइनस एम जी अपान डी इंटू एक्स। ये निकला। यह किसके इक्वल है? यह किसके इक्वल है बताओ? ए एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की इक्वल है कि नहीं? अब माइनस के एक्स ही बताता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन में गति कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ये किसके इक्वल होगा? एफ इक्वल टू माइनस के। इसकी कंपैरिजन करोगे तो के की जगह क्या बचा? एम जी अपान डी। बाकी टाइम पीरियड का फार्मूला क्या पढ़े हो? 2 पाई अंडर रूट एम अपान के पढ़े हो ना? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान, कहाँ पढ़े हो? क्लास 11 में भी, और यहाँ पे भी बताए हैं कूलाम के नियम में बताया ना। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के की वैल्यू एम जी डी ऊपर चला जाएगा, एम से एम कैंसिल, तो T इक्वल टू क्या बच गया? T पाई अंडर रूट डी अपान जी। यही क्या हो गया बताओ? क्वेश्चन ए दिया है, क्यू एम शुरू कर दो अब आप लोग। अब तक चलो ठीक है, शादी दिन नहीं निकाल दो इधर किसी घर, मतलब कोई पार्टी अटेंड करना तो अटेंड कर लो, लेकिन अब पढ़ना शुरू कर दो।